बीमारी के कारण गांव से निकाल दिया गया। बच्चे को एक बूढ़ी औरत ने पाला। 25 साल बाद जब वह लौटा तो पूरा गांव घुटनों पर आ गया। मेरे गांव से निकल जाओ, तुम जैसी महामारी केवल दुनिया के लिए दुर्भाग्य ही लाएगी। मूसलाधार बारिश के बीच एक दुबले पतले बच्चे को कीचड़ में धकेल दिया गया। उसकी भयभीत आंखें गांव वालों की पीठ को देखती रहीं जो उसे कोसते हुए जा रहे थे। बिना पिता, बिना माँ, बिना किसी सहारे के, सिर्फ इसलिए कि उसे एक अजीब बीमारी थी। उसे पूरे गांव ने ऐसे निकाल दिया जैसे वह इंसान ही न हो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। प्रेम की कहानी एक त्यागा हुआ बच्चा जिसे एक गरीब बूढ़ी औरत ने दुनिया में बची हुई सारी ममता से पाला। 25 साल बाद वही बच्चा जिसे कभी कोसा और ठुकराया गया था, उसने पूरे गांव को पश्चाताप में सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने कभी अन्याय देखा है, कभी अच्छे लोगों के साथ क्रूर व्यवहार होते देखा है, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आप एक असहाय बच्चे के साथ गांव के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पश्चाताप अतीत को मिटा सकता है? अपनी भावनाओं को साझा करें। मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। सुबह हो चुकी थी। घर के पीछे लगे नीम के पेड़ की पत्तियों पर ओस की बूंदें अभी भी जमी हुई थी। पानी की हर बूंद पत्ती की नसों के साथ लुढ़कती और फिर धीरे धीरे भूरी मिट्टी पर गिर जाती। सुबह की ठंडक में छोटा सा गांव अभी भी सन्नाटे में डूबा हुआ था। रसोई के पीछे बने बाड़े से कुछ मुर्गों की देर से दी गई बांग सुनाई दी, जिसने मानो एक असाधारण दिन का संकेत देते हुए माहौल में हल्की हलचल पैदा कर दी। खेतों की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के आखिर में एक छोटा सा साया एक बूढ़े आम के पेड़ के तने से टिककर बैठा था। वह करीब 5 साल का एक बच्चा था। दुबला, पतला, पीली त्वचा और पूरी रात न सोने के कारण आंखें लाल हो गई थीं। उसने एक पुरानी टी शर्ट पहन रखी थी जिसके किनारे घिस चुके थे, और उसकी लंबी आस्तीनें ठंड से कांपते हुए उसके छोटे हाथों को ढक रही थीं। उसके गले में लिपटा एक पतला मफलर धूल और मिट्टी से सना हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वह लड़का कहाँ से आया है। गांव के बड़े बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे कि वह उस औरत का बेटा है जो कुछ दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मर गई थी। किसी संक्रामक बीमारी की वजह से कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। यहाँ तक कि सुबह सुबह बाजार जाने वाली औरतें भी बस एक नज़र डालकर सिर झुकाए तेजी से आगे बढ़ जाती, अपने मास्क को ऊंचा खींच लेती, कुछ तो रुककर फुसफुसाती दूर रहो। सुना है कोई अजीब फेफड़ों की बीमारी है, किसे पता संक्रामक है या नहीं। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। वह बस इतना जानता था कि उसकी माँ अब नहीं उठेगी। उस दुबली पतली औरत ने उसी के हाथों में आखिरी सांस ली थी। उसकी धांसी हुई आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। कोई उसे लेने नहीं आया, किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। वह तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि वह भूख, ठंड और उन रूखी नज़रों को और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिया और चुपचाप गांव की सड़क पर चलता गया। तब तक चलता रहा जब तक कि वह थककर उस आम के पेड़ के नीचे गिर नहीं गया। जब दिन की पहली किरणें घास की पत्तियों से झोंक रही थीं, तभी दूर से एक जानी पहचानी खनखनाहट की आवाज़ आई। एक बूढ़ी औरत कबाड़ का बोझ उठाए, जिसका कंधा सालों के बोझ से झुका हुआ था, धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके कपड़ों पर कई पैबंद लगे थे। उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं और पैर सूखे और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दयालु चमक थी। उस बूढ़ी और कालों के बोढ़े पैबंद लगे थे। औरत का नाम शांति था। लोग उसे शांति कबाड़ी वाली कहते थे। न पति न बच्चे, एक वीरान तालाब के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। दशकों से वह गांव के आसपास से कबाड़ इकट्ठा करके और उसे बेचकर चावल नमक का गुजारा करती थी। वह सादा जीवन जीती थी, कम बोलती थी और गांव लगभग उसे भूल चुका था, सिवाय उन कुछ मौक़ों के जब बच्चे कचरे की बदबू के कारण उसे चिढ़ाते थे। आज सुबह हर दिन की तरह वह उसी पुराने रास्ते से गुजरी, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ी, वह ठिठक गई।
उसकी झुर्रीदार आंखें अचानक उस बच्चे को पेड़ के नीचे सिकुड़े हुए देखकर गहरी सोच में पड़ गईं। उसने अपना बोझ नीचे रखा, पास आई और कांपते हाथों से उसके उलझे हुए बालों को हटाया। उसके हाथ बच्चे के माथे से लगे जो तप रहा था। बुखार है, वह फुसफुसाई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने कंधे पर रखा, पुराना शॉल उतारा, धीरे से बच्चे के चारों ओर लपेट दिया और फिर अपनी झुकी हुई पीठ में बची हुई सारी ताकत से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। कोई बात नहीं, अब अम्मा है ना, मेरे साथ घर चलो बेटा। पूरा गांव मानो सांस रोके देख रहा था जब शांति बच्चे को लेकर गुजरी। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने धीरे से पुकारा, शांति अम्मा, उसे घर मत ले जाओ, कहीं बीमारी न लग जाए। लेकिन वह नहीं मुड़ी। उसने बस एक वाक्य कहा। उसकी आवाज़ भारी थी, यह भी एक इंसान है। उसकी झोपड़ी साधारण थी, फूस की छत सड़ चुकी थी और दीवारें पुरानी प्लास्टिक की चादरों से ढकी हुई थी। उसने बच्चे को एक फटी हुई चटाई पर लिटाया, एक तौलिया पानी में भिगोकर उसके माथे पर रखा। उसने अपनी अलमारी में कुछ पुरानी बुखार की गोलियां ढूंढीं, उन्हें सावधानी से पीसा और एक एक चम्मच पानी के साथ उसे पिलाया। फिर वह उसके बगल में बैठ गई और कोयले से ज़मीन पर कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। बच्चा चुप रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम रखूँगी। मैं तुम्हारा नाम प्रेम रखूँगी, क्योंकि मेरा दिल बस यही चाहता है कि तुम एक अच्छा जीवन जियो। पूरी रात वह जागती रही। उसका हाथ बार बार उसके माथे को छूता। कभी वह पट्टी बदलती, कभी आंसू पोंछते हुए बुदबुदाती, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख थे, हे भगवान इसे जीने देना। अगली सुबह जब सूरज बांस की झाड़ियों के पीछे से निकला तो बच्चे ने आंखें खोली। उसकी निगाहें खोई हुई थीं और फिर अचानक शांति अम्मा की नज़रों से मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच चुपचाप कुछ अंकुरित हो गया। खून का रिश्ता नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टिकाऊ इंसानियत का रिश्ता। और उस दिन से शांति अम्मा के पास देखभाल करने के लिए एक और व्यक्ति था जिसे वह बेटा कह सकती थी। और प्रेम, ये जाने बिना कि माँ शब्द का क्या अर्थ है, उसने एक घर की गर्मी को सीख लिया था। उस दोपहर सूरज की तेज़ धूप झोपड़ी के बगल में तालाब पर पड़ रही थी, जो चूल्हा जलाने में जुटी एक झुकी हुई सिलुएट को प्रतिबिंबित कर रही थी। धुएं की तीखी गंध आंखों में घुस रही थी, लेकिन शांति अम्मा धैर्यपूर्वक आग को हवा देती रही। उनके सूखे हाथ लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़े हुए थे और बीच बीच में वह फटी चटाई पर लेटे हुए बच्चे को देखने के लिए मुड़ जाती, जो गहरी नींद में था। बच्चे का नाम प्रेम था, जो नाम उन्होंने कल ही रखा था, और यह नाम उन्हें बहुत प्यारा लग रहा था। वह बस वहीं बैठी सोचती रही, फिर मन ही मन बोली, काश मेरी ज़िंदगी की फसल इतनी जल्दी ख़त्म न हुई होती, तो शायद आज मेरा भी इसी उम्र का एक बेटा होता। प्रेम धीरे धीरे ठीक होने लगा। बुखार कम हो गया था, लेकिन वह अभी भी कमज़ोर था। वह ज़्यादा नहीं बोलता था, बस पलकें झपकाता और चुपके से चारों ओर देखता। छोटी सी झोपड़ी, पुरानी फूस की छत, दीवारों की दरारों से हवा अंदर आ रही थी। एक तरफ कबाड़ का ढेर था और दूसरी तरफ एक छोटी लकड़ी की अलमारी जिसमें कुछ फीके पड़े कपड़े रखे थे। मेज पर एक टूटे हैंडल वाला पानी का जग और उबली हुई सब्जियों के पानी के साथ सफ़ेद चावल का एक कटोरा था जिससे भाप निकल रही थी। उस देहाती सुगंध ने प्रेम के पेट में गुड़गुड़ाहट पैदा कर दी। शांति अम्मा ने आवाज़ सुनी और चावल का कटोरा लेकर आई। उनकी आवाज़ धीमी थी। खा लो बेटा, पालक की सब्ज़ी और नमक है, थोड़ी ताकत पाने के लिए खाने की कोशिश करो। प्रेम चम्मच पकड़ पाता। उससे पहले ही उन्होंने एक चम्मच भरा, उसे फूंक मारकर ठंडा किया और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे खिलाया। वह हिचकिचाया और चुप रहा, लेकिन विरोध नहीं किया। चावल का हर चम्मच एक धुंधली याद वापस ला रहा था। अतीत में उसकी माँ के हाथ भी ऐसा ही करते थे, लेकिन फ़र्क यह था कि शांति अम्मा की आँखों में माँ की तरह आंसू नहीं थे, बल्कि धैर्य था, प्यार से भरा हुआ, जैसे कि वह लड़का उनका अपना खून हो। उस भोजन के बाद शांति अम्मा ने प्रेम को बाहर एक झूले में लिटा दिया। उन्होंने घर के 2 खंभों के बीच पुरानी बोरियों से बना एक झूला टोंक दिया।
था, जिसके बगल में पुराने कपड़ों की एक टोकरी थी जिसे उन्होंने अभी अभी धोया था। उस महीने मौसम शुष्क और धूप वाला था। घर के पीछे केले के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे और दूर से किसी पक्षी की आवाज़ आ रही थी। कपड़े सुखाते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें घर की याद आती है? प्रेम चुप रहा। उन्होंने सिर हिलाया और ज़ोर नहीं दिया। फिर जारी रखा, कोई बात नहीं, अब से मैं यहाँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। प्रेम ने फूस की छत की ओर देखा और एक छिपकली को पीठ से चिपके हुए देखा। पहले ऐसे जीव उसे डराते थे, लेकिन अब उसे केवल शांति महसूस हो रही थी। हर बार जब शांति अम्मा अंदर आती तो उसे गर्म हवा का एक झोंका सा महसूस होता। धीरे धीरे प्रेम ने अपने पहले शब्द कहने शुरू कर दिए, माँ, माँ धन्यवाद। शाम को शांति अम्मा प्रेम को नहर के किनारे मुंह धोने ले गई। उन्होंने उसकी सांवली बाह को धीरे से रगड़ा। उनकी आवाज़ गहरी थी, तुम्हारी त्वचा धूप से जल गई है। कल मैं मंदिर से तुम्हारे लिए कुछ पुराने कपड़े मांग लाऊंगी। प्रेम ने गंदे पानी को देखा, लेकिन अपनी आंखों में यह एक नई साफ कोमल नदी थी। ढलते सूरज की रोशनी में दादी और पोते की परछाई पानी में झिलमिला रही थी, एक लोकगीत की तरह हिल रही थी। लेकिन खेत के दूसरी तरफ कानाफूसी सूखी घास में आग की तरह फैलने लगी थी। सुना है उस बच्चे को कोई अजीब बीमारी है, एक मछली बेचने वाली ने अपनी साथी विक्रेता से कहा। अगर वह लड़का गांव में रहने लगा और दूसरे बच्चों को भी यह बीमारी लग गई तो क्या होगा? आवाज़ें लकड़ी के तख्ते पर मछली काटने की खच खच की आवाज़ के साथ मिल गई। छोटे से बाजार में खबर हवा से भी तेज फैलती है। हर कोई उत्सुक था, हर कोई डरा हुआ था। मोहल्ले के मुखिया सरपंच रमेश ने यह सुना तो उनकी भौहें तन गईं। जिस दिन से शांति अम्मा उस लड़के को घर लाई थीं, उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। इसलिए नहीं कि वह उनसे नफरत करते थे, बल्कि जिम्मेदारी के डर से गांव वालों के प्रति, अपने बच्चों और पोते पोतियों के प्रति बुढ़ापे में मुसीबत मोल ले रही है। वह बुदबुदाए और फिर जांच करने का फैसला किया। उस शाम वह अपनी टोपी लेकर झोपड़ी की ओर गए। शांति अम्मा आलू का दलिया पकाने के लिए आग जला रही थी। प्रेम बगल में बैठा आग में फूंक मारने में मदद कर रहा था। सरपंच रमेश ने धीरे से खांसकर कदम बढ़ाया। शांति अम्मा, सुना है तुम एक बच्चे को पालने के लिए ले आई हो। वह मुड़ी नहीं, बस धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वह अनाथ है, उसे एक ठिकाने की ज़रूरत है। सरपंच रमेश ने ज़ोर से कहा, लेकिन उसे कोई बीमारी तो नहीं है। सुना है उसकी माँ स्वास्थ्य केंद्र में मरी थी। शांति अम्मा ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वह इंसान है, कचरा नहीं कि हर कोई उससे बचे। सरपंच रमेश असहज हो गए। यह वाक्य एक मूक चाकू की तरह उनके दिल में उतर गया। इतने सालों तक उन्होंने पड़ोस की देखभाल की थी। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें एक बच्चे से डरना पड़ेगा। उस रात जब दूज का चांद आसमान में लटका हुआ था, शांति अम्मा एक फटी हुई मच्छरदानी सिल रही थी। प्रेम अंदर गहरी नींद में सो रहा था। कीड़ों की भिन भिनाहट एक उदास लोरी की तरह लग रही थी। वह बुदबुदाई, कल शायद मुझे मंदिर से कुछ मांगना पड़ेगा, बेटे को ऐसे ठंड में नहीं रख सकती। बांस की दीवारों से हवा अंदर आ रही थी, जिससे उनके माथे पर उलझे कुछ सफ़ेद बाल उड़ गए। लेकिन उनका दिल ठंडा नहीं था, क्योंकि अंदर एक छोटी सी सांस चल रही थी, जो प्यार की बदौलत धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। एकमात्र चीज़ जो उनके पास एक अभावग्रस्त जीवन के बाद बची थी। सुबह सुबह जब सूरज अभी तक घर के पीछे केले के पेड़ों की चोटी पर से पूरी तरह से नहीं निकला था, शांति अम्मा जाग गईं। उनकी पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी दबे पांव उठी और कल रात बाहर सुखाई गई कुछ बांस की टोकरियों को ठीक करने के लिए आंगन में चली गई। झोपड़ी के अंदर प्रेम अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उन्होंने उसे देखा।
उनकी कोमल आंखों में एक मुस्कान तैर गई। जिस दिन से प्रेम उनके साथ रहने आया था, झोपड़ी में अचानक किसी की आवाज़, किसी की सांस, किसी की गर्मी महसूस होने लगी थी। उस दिन छोटा सा बाजार हमेशा की तरह भीड़ भरा था। शांति अम्मा ने अपनी खड़खड़ाती गाड़ी को बाजार के एक कोने में धकेला, एक फटी हुई चादर बिछाई और उस पर कुछ शकरकंद के पत्ते नहर के किनारे से तोड़े गए, कुछ जंगली फल और कुछ साफ किए हुए कबाड़ के सामान सजा दिए। लोग गुजर रहे थे, कुछ खरीदने के लिए रुके, कुछ ने उन्हें देखा और फिर दूर देखने लगे। यह बात कि वह एक अनाथ बच्चे को पाल रही हैं, गांव में हर कोई जानता था और बहुत से लोग शक की नज़र से देखते थे। मछली बेचने वाली कुछ महिलाओं ने ताना मारा, कितना खाली समय है तुम्हारे पास, बुढ़ापे में दूसरों के बच्चे पालने का शौक चढ़ा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करती रहीं, एक एक पैसा जोड़कर एक वक्त का भोजन जुटाने के लिए। उस शाम जब वह अपनी गाड़ी लेकर घर के गेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रेम दरवाजे पर बैठा है। उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए हैं और पास में कुछ अधूरी तोड़ी हुई सब्जियां पड़ी हैं। उन्हें देखकर वह मुस्कुराया, माँ मैंने सब्जियों को पानी दिया है। वह रुक गई। एक माँ शब्द इतनी सहजता से निकला कि उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और सिर हिलाया। तुरंत जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस रात उन्होंने सूखी झींगे के साथ लौकी की सब्जी बनाई। यह एक ऐसा व्यंजन था जिसे वह हमेशा खास मेहमानों के लिए बनाती थी। प्रेम ने बड़े की जात ही बन हाथी देस चाव सिखाया। जल्दी जल्दी निवाले ले रहा था और बीच बीच में बच्चों वाली कहानियाँ सुना रहा था कि कैसे पड़ोस का कुत्ता बिना रुके भौंकता है या कैसे एक बेर के पेड़ को चिड़ियों ने लगभग नंगा कर दिया है। शांति अम्मा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे चबाती रहीं। उनका दिल एक अजीब सी गर्मी से भर गया। अगले दिन वह प्रेम को मंदिर ले गई। मंदिर गांव के किनारे पुराने बांस के पेड़ों के बीच स्थित था। पुजारी जी उन्हें पहचानते थे। जब उन्होंने उन्हें एक छोटे लड़के के साथ देखा तो उत्सुकता से पूछा। उन्होंने संक्षेप में बताया, ज़्यादा विस्तार में नहीं गई, बस इतना कहा कि लड़के का कोई नहीं है, मैं उसे पालने के लिए ले आई हूँ। पुजारी जी ने सिर हिलाया, पुराने कपड़ों के ढेर की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसके लिए कुछ कपड़े चुन ले। प्रेम बहुत उत्साहित था। उसे हर कपड़ा नया और सुंदर लग रहा था। उसने एक हल्के पीले रंग की कमीज़ उठाई और उसे रोशनी में देखा। माँ, क्या मैं ये पहन सकता हूँ? उन्होंने सिर हिलाया, पहन कर देखो। घर लौटते समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह और प्रेम एक परिचित के घर के बरामदे में खड़े हो गए। बारिश से बचने के लिए खड़े कुछ अन्य लोगों ने प्रेम को देखा तो कानाफूसी करने लगे। कुछ तो जानबूझकर दूर हट गए, जैसे वे उन्हें नहीं जानते। प्रेम ने अचानक उन नज़रों को महसूस किया, सिर झुका लिया और धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं किसी को डराता हूँ? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा कसकर। कोई तुमसे नहीं डरता, वे बस तुम्हें अभी तक समझे नहीं हैं। हल्की बारिश थम गई, लेकिन प्रेम की आंखों में कुछ भारीपन रह गया था। घर पहुंचकर प्रेम झोपड़ी के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। शांति अम्मा जानती थीं कि वह दुखी है, लेकिन उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने एक पुरानी प्लास्टिक की बांसुरी निकाली जो किसी ने बाजार के पास फेंक दी थी और उसे दे दी। बजा कर देखो, उन्होंने कहा। प्रेम ने हिचकिचाते हुए उसे अपने होठों से लगाया। पहली आवाज़ बेसुरी और कर्कश निकली, लेकिन फिर धीरे धीरे एक धुन बन गई। एक साधारण धुन, लेकिन शांति अम्मा के दिल की तरह पूरी। उस समय वह उसे बजाता रहा। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी और वह अपनी सारी चिंताएं भूल गया। उस रात उन्होंने प्रेम के सोने की जगह के पास अपनी चटाई बिछाई। नदी से आने वाली हवा आज सामान्य से ज़्यादा ठंडी थी। उन्होंने एक पुराना कंबल उसके ऊपर अच्छी तरह से ओढ़ा दिया और फिर चुपचाप लेट गई। कीड़ों की झींगुर की आवाज़ सुनती रहीं। अंधेरे में उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत बेटा, इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं।
बस हमें उस प्यार के लायक जीना है। प्रेम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पलटा और अपना हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया, धीरे से। वह हाथ झुर्रीदार खुरदरा था, लेकिन ये उसका एकमात्र सहारा था। उस समय एक उदास सुबह थी। आसमान में बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी अशुभ दिन का संकेत दे रहे हों। शांति अम्मा आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि उन्हें रास्ते के डोर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यह रामू की पत्नी थी। वह बाजार में सब्जी बेचती थी, हाथ में टोकरी लिए मुंह से तेज़ तेज़ बोल रही थी। शांति अम्मा, लगता है मोहल्ले में किसी ने पंचायत में तुम्हारी शिकायत कर दी है। शांति अम्मा ने हाथ रोक दिया। उनका दिल थोड़ा बैठ गया। हालांकि उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि यह दिन जल्दी या बाद में आएगा, लेकिन किसी और से यह सुनना ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें उनके अकेलेपन में और गहरा धकेल दिया हो। सुना है लोग डरते हैं कि लड़का कोई बीमारी लेकर आया है। वे चाहते हैं कि पंचायत आकर जांच करे और ये भी कह रहे हैं कि तुम बूढ़ी हो गई हो, बच्चों को पालने की हालत में नहीं हो। रामू की पत्नी ने आगे कहा। शांति अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ज़मीन पर बिखरे कुछ गिरे हुए पत्तों को उठाया चुपचाप, जैसी उनकी आदत थी जब भी कोई दुखद समाचार आता था। उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं कैसे जीती हूँ। यह पंचायत जानती है, अगर वे लोग शिकायत करते हैं तो करने दो। यह वाक्य शांत था, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसमें एक दृढ़ संकल्प छिपा था, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। उसी दिन शाम को पंचायत के अधिकारी सचमुच आ गए। एक पुरानी मोटरसाइकिल पर पंचायत अधिकारी श्री वर्मा और एक युवा नर्स आए। वे सीधे नहीं आए, बल्कि पहले सरपंच रमेश के घर गए और फिर आए। प्रेम बर्तन धो रहा था कि उसने अजनबियों को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह अंदर भागा और एक पुराने पर्दे के पीछे छिप गया। शांति अम्मा ने मेहमानों का स्वागत किया। उनकी आवाज़ शांत थी। नमस्ते साहब। नमस्ते बहन जी। क्या काम है? श्री वर्मा ने खांसते हुए अपनी नोटबुक खोली। हम एक शिकायत की जांच करने आए हैं। किसी ने कहा है कि आप एक अज्ञात बच्चे को रख रही हैं, जिससे संक्रामक बीमारी फैल सकती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगी। युवा नर्स ने चारों ओर देखा और पूछा, बच्चा कहाँ है? शांति अम्मा ने अंदर की ओर देखा, धीरे धीरे जवाब दिया, वह घर में है, मैं उसे बुलाती हूँ। प्रेम बाहर आया, दुबला पतला। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं। नर्स ने उसका तापमान मापा, कुछ सरल सवाल पूछे। जब उसने देखा कि वह जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है, खांसी या खुजली नहीं है, तो वह थोड़ी शांत हुई। श्री वर्मा ने कुछ नोट्स लिए, फिर सिर उठाकर पूछा, क्या आपके पास कोई कागज़ है? जन्म प्रमाण पत्र या अस्थायी पालन पोषण का प्रमाण पत्र? उन्होंने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बाजार में देखा था। उसकी माँ मर गई थी, सबने उसे छोड़ दिया था। मेरा दिल नहीं माना, बस इतना ही। श्री वर्मा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कानून तो कानून है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? शांति अम्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस अंदर गई। एक पुराना कपड़े का थैला निकाला और उसमें से प्रेम की माँ की एक कमीज़ निकाली, एक फटी हुई कमीज़ जिस पर अभी भी कुछ सूखे खून के धब्बे थे। यह उसकी माँ की कमीज़ है। मैंने इसे रखा है ताकि प्रेम अपनी माँ को याद रखे। कमीज़ पर HN अक्षर कढ़ाई किया हुआ है, शायद यह उसकी माँ का नाम हो। श्री वर्मा ने कमीज़ को देखा और फिर प्रेम को। बच्चे ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कमीज़ के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। वह इतना चुप था कि दया आ रही थी। नर्स ने धीरे से श्री वर्मा की ओर झुककर कहा, मुझे लगता है कि वह स्वस्थ है। किसी खतरनाक बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं और फिर निगरानी करते हैं। श्री वर्मा ने सिर हिलाया, कुछ पंक्तियाँ लिखीं। जाने से पहले वह मुड़े, हम पंचायत को रिपोर्ट देंगे और आगे के निर्देशों का इंतज़ार करेंगे। तब तक आप उसकी देखभाल करती रहें, लेकिन ध्यान रहे कि कोई और शिकायत न हो, नहीं तो मुश्किल होगी। शांति अम्मा ने सिर झुकाया। उनकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। धन्यवाद साहब, मुझे पता है कि क्या करना है। उस रात प्रेम उनके साथ मूंगफली छील रहा था।
उसने धीरे से कहा, माँ, क्या मैं आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा हूँ? उन्होंने उसे देखा, उनके हाथ रुक गए। नहीं बेटा, हर किसी को जीने के लिए किसी से प्यार करने की ज़रूरत होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। प्रेम ने ऊपर देखा, उसकी आंखें साफ थीं। जब से वह उनके साथ आया था, पहली बार उसे इतना शांत महसूस हुआ। शांति अम्मा पीछे गईं, एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगीं। ऐसा नहीं था कि वह धार्मिक थीं, लेकिन उनके दिल में वे वाक्य उन कठिन दिनों को शांत करते थे। उन्हें याद दिलाते थे कि उन्हें अफवाहों और निंदा के बीच अपना दिल मजबूत रखना है। मंद दिए की रोशनी में उनका चेहरा हर झुर्री समय के हर निशान को उजागर कर रहा था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी आंगन के बाहर उन बूढ़े पेड़ों की तरह दृढ़ थीं, जिन्होंने इतने तूफान झेले थे कि अब आसानी से हिल नहीं सकते थे। बारिश के मौसम के अंत में शांति अम्मा के घर के पीछे की नहर का पानी गंदा था। जंगली जलकुंभी के कुछ गुच्छे धीरे धीरे घटते पानी के साथ बह रहे थे। प्रेम जल्दी उठ गया। आंगन में झाड़ू लगाने और चूल्हा जलाने में माँ की मदद करने के बाद वह घर के बरामदे में बैठकर कबाड़ के ढेर से बचे हुए गत्ते के टुकड़ों को ध्यान से काट रहा था। वह एक छोटी सी पतंग बना रहा था, जिसमें कल मिले कुछ नायलॉन के धागे बंधे थे। शांति अम्मा ने घर के अंदर से देखा, धीरे से मुस्कुराई, बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हो? क्यों थक रहे हो बेटा? प्रेम ने दृढ़ता से जवाब दिया, अभी हवा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आएगी। वह मुड़ी, उनका दिल अचानक गर्म हो गया। हालांकि वह अभी छोटा था, लेकिन लड़का बड़ों की तरह सोचता था। वह खिलौनों के लिए रोता नहीं था, नहीं दूसरों द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर गुस्सा होता था। उन्होंने सोचा कि शायद इसलिए कि उसने बहुत अधिक अभाव झेला है, उस बच्चे ने इंतज़ार करना और उम्मीद करना सीख लिया है। कभी कभी वह खुद से पूछती थी कि उनका दिल उससे इतना क्यों जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर जब भी प्रेम मुस्कुराता या मासूमियत से पूछता, माँ आज हम क्या खाएंगे, तो सारे सवाल सुबह की औस की तरह गायब हो जाते। दोपहर में जब वह बाज़ार ले जाने के लिए सूखी मछली साफ कर रही थी, तो रामू चाचा, जो पहले उनके पति के साथ कई बार चाय पी चुके थे, आए। वह बांस के स्टूल पर बैठ गए, अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर बोले, सुना है लोग अभी भी तुम्हारे उस लड़के को पालने की बात पर कानाफूसी करना बंद नहीं किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम ये सब नहीं संभाल पाओगी। शांति अम्मा ने रामू चाचा को एक गिलास बारिश का पानी दिया और धीरे धीरे जवाब दिया, मैं किसे पालती हूँ ये मेरी बात है। जब तक मैं चोरी नहीं करती, कुछ गलत नहीं करती, तो दुनिया की बातों से क्या डरना। रामू चाचा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा सीधी सादी रही हो, लेकिन दुनिया का मुंह बहुत लंबा होता है। हो सकता है लोग उस लड़के को तुमसे अलग करने की कोशिश करें। यह सुनकर शांति अम्मा के हाथ अचानक रुक गए। उनकी आंखें दूर तक देखने लगीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई प्रेम को उनसे छीन सकता है। अनाथ गंदा आवारा जब वह जी रहा था, तो किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अब जब वह साफ सुथरा है, पढ़ लिख रहा है, तो उन्हें डर है कि लोग उसे छीनने आ जाएंगे। यह सोचकर उनका दिल बैठ गया। रात में उन्होंने प्रेम को पास बुलाया और पूछा, अगर कल कोई तुम्हें किसी और जगह ले जाए तो क्या तुम जाओगे? प्रेम ने अपनी आंखें गोल की, हिचकिचाया, लेकिन माँ आप भी साथ होंगी ना? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनके झुर्रीदार हाथ हल्के से कांप रहे थे। नहीं बेटा, मुझे बस डर है कि अगर किसी दिन लोग तुम्हें लेने आए तो तुम्हें याद रखना होगा कि माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। माँ तुमसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। प्रेम ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया और धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ आप हैं। अगली सुबह शांति अम्मा प्रेम को गांव के पास के प्राथमिक विद्यालय ले गईं। स्कूल छोटा था, जिसकी छत पुरानी टिन की थी और अमलतास के पेड़ों से बैंगनी फूल झड़ रहे थे। प्रधानाध्यापिका ने उनसे झिझकते हुए बात की, क्या आप इस बच्चे का दाखिला कराना चाहती हैं क्या?
उसके पास कोई कागज़ है। उन्होंने सिर हिलाया, अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसमें प्रेम के बारे में कुछ संक्षिप्त पंक्तियाँ लिखी थीं। जिस दिन उन्होंने उसे पाया था, जहाँ पाया था, साथ में मोहल्ले के मुखिया के हस्ताक्षर भी थे। प्रधानाध्यापिका ने उसे देखा, सिर हिलाया। यह मामला शिक्षा विभाग को भेजना होगा। मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। शांति अम्मा को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने प्रेम को बाहर सीढ़ियों पर बैठने दिया और खुद कुछ और देर रुकी। मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस चाहती हूँ कि वह पढ़ना लिखना सीख जाए, उसका भविष्य बन जाए। आप देख रही हैं कि वह कितना होशियार, आज्ञाकारी और बुद्धिमान है। उसे यह मौका खोने मत दीजिए। प्रधानाध्यापिका ने दरवाजे से बाहर देखा, जहाँ प्रेम एक चपरासी को मेज कुर्सियाँ लगाने में मदद कर रहा था। उसका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, उसे कुछ दिनों के लिए परीक्षण के तौर पर कक्षा में आने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए फ़ाइल बनाकर ऊपर भेजने में मदद करूँगी। घर लौटते समय प्रेम ने पूछा, माँ क्या मेरा दाखिला हो गया? उन्होंने सिर हिलाया, अपनी चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए। हाँ, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना होगा, अपनी टीचर की बात सुननी होगी और बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। समझे? प्रेम खुशी से मुस्कुराया। मैं वादा करता हूँ कि मैं पढ़ूंगा ताकि मैं बाद में एक डॉक्टर बन सकूं और आपका मुफ्त में इलाज कर सकूं। इस मासूमियत भरे वाक्य ने शांति अम्मा को हंसाया भी और रुलाया भी। उनके दिल में भले ही कल अनिश्चितताओं से भरा हो, लेकिन उस पल जब उस छोटे बच्चे ने उनका हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे वह कभी नहीं छोड़ेगा, वह एक साधारण खुशी थी जो उन्हें इतने सालों बाद मिली थी। पहली सुबह प्रेम कक्षा में दाखिल हुआ। मौसम ठंडा था और दूर पहाड़ों पर अभी भी बादल छाए हुए थे। शांति अम्मा भोर में ही उठ गई थीं। उन्होंने किसी के दिए हुए स्कूल यूनिफॉर्म को इस्त्री किया, फिर प्रेम को नहाने और ध्यान से नाश्ता करने के लिए कहा। उस सुबह का नाश्ता केवल भूरे चावल का दलिया और कुछ सूखी मछली का था, लेकिन प्रेम ने बिना किसी शिकायत के बड़े चाव से खाया। वह खुश था क्योंकि वह स्कूल जाने वाला था, इतना खुश जैसे आज गांव का कोई त्योहार हो। उन्होंने प्रेम को स्कूल के गेट तक पहुंचाया, दहलीज पर रुकी और उसका हाथ बहुत देर तक पकड़े रहीं। कक्षा में जाकर टीचर और दोस्तों को नमस्ते कहना, अगर कुछ न समझ आए तो पूछ लेना, अगर पढ़ाई में अच्छे न भी हो तो कोई बात नहीं, बस तुम मेहनती और आज्ञाकारी रहना। प्रेम ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता झलक रही थी। स्कूल के मैदान में दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखकर उसे अचानक अकेलापन महसूस हुआ। उसके कपड़े साफ थे लेकिन कंधों से घिस चुके थे। उसकी प्लास्टिक की चप्पलों को शांति अम्मा ने आग पर गर्म करके जोड़ा था। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया जैसे वह अपने अंतिम सुरक्षित ठिकाने को पकड़े हुए हो। कक्षा की शिक्षिका का नाम दिव्या था। वह दुबली पतली थीं, लेकिन उनकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी थी। जब उन्होंने प्रेम को देखा तो वह थोड़ी हिचकिचाईं और फिर उसे खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कहा। प्रेम घबरा गया और बहुत हकलाने के बाद ही अपना नाम बता पाया कि वह कक्षा में नया है, कि वह अपनी माँ शांति के साथ रहता है। कुछ फुसफुसाहटें उठीं। किसी ने फुसफुसाया वह अनाथ है। किसी ने उसके पुराने घिसे हुए बस्ते को देखकर हंसा। प्रेम ने सिर झुका लिया और अपनी मेज पर बैठ गया। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिव्या मैडम ने यह महसूस किया और धीरे से कहा, बच्चों, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ दयालुता से पेश आएं। ब्रेक के दौरान प्रेम अकेला था। वह गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा ज़मीन पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहा था। थोड़ी देर बाद पास में कदमों की आहट हुई। यह आशा थी, जिसके बाल छोटे कटे हुए थे और चेहरा तेज तर्रार था। उसने एक गुड़ की टॉफ़ी आगे बढ़ाई। शर्माते हुए, मेरे पास 2 हैं, एक तुम्हारे लिए। प्रेम ने ऊपर देखा, हैरान होकर उसे ले लिया, फिर धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद। आशा उसके बगल में बैठ गई और कुछ सवाल पूछे। प्रेम ने उसे शांति अम्मा के बारे में बताया।
उस पतंग के बारे में जिसे उड़ने के लिए अभी तक हवा नहीं मिली थी, और उस प्लास्टिक की बांसुरी के बारे में जिसे वह हर शाम बजाना सीख रहा था। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए, साथ में रस्सी कूदते, साथ में अपना नाश्ता साझा करते। उस शाम जब स्कूल खत्म हुआ, प्रेम ने देखा कि शांति अम्मा बाड़ के पास छिपी खड़ी हैं। उनकी आंखें मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर निकलते छात्रों का पीछा कर रही थीं। जब उन्होंने प्रेम को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराईं। प्रेम दौड़कर आया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें बची हुई टॉफ़ी थी। यह मैंने माँ के लिए बचाई है। उन्होंने उसे लिया, इतनी भावुक हो गईं कि कुछ बोल नहीं पाईं। वह बच्चा हालांकि अभी छोटा था, लेकिन उसके दिल में उनकी जगह थी, इतना प्यार था कि वह अपनी थोड़ी सी चीज़ों को भी साझा कर सकता था। रात में शांति अम्मा ने आंगन में चटाई बिछाई। दोनों माँ बेटा तारों को देखते हुए लेटे थे। प्रेम ने फुसफुसाया, माँ मैं बहुत मेहनत से पढ़ना चाहता हूँ। एक दिन मैं आपके लिए एक ऐसा घर बनाऊँगा जिसमें पानी नहीं टपकेगा। वह हंसी, बस तुम एक अच्छे इंसान बनो, मैं उसी में खुश हूँ। छत टपकती है तो केले के पत्तों से ढक सकते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल टपकता है तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस बात ने प्रेम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन उसे अपने दिल में एक गर्मजोशी फैलती हुई महसूस हुई। अगले दिनों में प्रेम धीरे धीरे कक्षा में घुल मिल गया। दिव्या मैडम ने देखा कि वह मेहनती है और उसकी लिखावट सुंदर है, इसलिए उन्होंने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। हालांकि अभी भी कुछ बच्चे उससे दूर रहते थे, लेकिन आशा के साथ होने से प्रेम अब पहले की तरह दुखी नहीं था। एक बार जब मैडम ने परीक्षा के परिणाम दिए तो प्रेम के कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक आए। पूरी कक्षा हैरान थी। किसी ने आंखें फाड़ लीं, किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आशा ने सबसे पहले ताली बजाई और मुस्कुराई, बहुत बढ़िया। प्रेम शर्मा गया, उसका चेहरा लाल हो गया। शांति अम्मा ने यह खबर सुनी तो बहुत खुश हुई। उन्होंने केले के पत्तों में लिपटे चावल के कुछ मीठे लड्डू बनाए और दिव्या मैडम को भेंट करने ले गईं। आपने बच्चे को स्वीकार किया और उसे अच्छी तरह से पढ़ाया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। दिव्या मैडम ने मना करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ले लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उनके दिल से है। लड्डू अभी भी गर्म थे। केले की खुशबू शांति अम्मा के उस सच्चे प्यार की तरह थी जो उन्होंने उसमें डाल दिया था। उस सप्ताह के अंत में शांति अम्मा प्रेम को ज़िले के बाज़ार में ले गईं। पहली बार प्रेम ने इतनी सारी गाड़ियाँ, एक के बाद एक दुकानें और इतनी भीड़ देखी। उन्होंने प्रेम के लिए एक नया पेन, एक छोटा रंग का डिब्बा खरीदा। प्रेम उपहार पाकर बहुत खुश हुआ। माँ, मैं आपका चित्र बनाऊंगा, अपने घर का चित्र बनाऊंगा और एक बहुत ऊंची उड़ती हुई पतंग का चित्र बनाऊंगा। उन्होंने उसका सिर सहलाया। उनका दिल इतना हल्का था जैसे कोई तूफान कभी आया ही ना हो। स्कूल जाने के बाद से प्रेम में एक स्पष्ट बदलाव आया। उसकी आंखें चमक उठीं, उसकी आवाज़ साफ हो गई और हर शाम घर आकर वह शांति अम्मा की गोद में बैठ जाता और स्कूल की कहानियाँ सुनाता। कभी दिव्या मैडम उसकी पढ़ने की प्रशंसा करतीं, कभी आशा और उसके दोस्त उसे रस्साकशी खेलने के लिए बुलाते, लेकिन हर दिन शांतिपूर्ण नहीं होता था। उस दिन जब स्कूल खत्म हुआ, प्रेम घर आया तो उसका गाल सूजा हुआ था और आंखों में आंसू थे। शांति अम्मा बाहर आंगन में सब्जियां धो रही थीं। यह देखकर वह घबरा गई। उन्होंने सब्जी की टोकरी छोड़ी और जल्दी से दौड़कर आईं और पूछने लगी। प्रेम चुप रहा और फिर सिसकते हुए बोला, विजय ने मुझे मारा। उसने कहा कि मैं बिना माँ बाप का हूँ। शांति अम्मा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। प्रेम का चेहरा पोंछते हुए उनका हाथ रुक गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे वापस मारा? प्रेम ने सिर हिलाया। मैं बस भाग गया क्योंकि आपने कहा था कि झगड़ा मत करना। उन्होंने सिर हिलाया, बरामदे में बैठ गई और प्रेम को पास खींचा। तुमने सही किया, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा करना भी सीखना होगा। अच्छा जीवन जीकर, लोगों को यह दिखाकर कि तुम वैसे नहीं हो जैसा वे कहते हैं।
उस रात शांति अम्मा ने कद्दू और हड्डियों का सूप बनाया जो प्रेम को सबसे ज़्यादा पसंद था। मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी में दोनों माँ बेटा एक साथ बैठे थे। चावल का कटोरा भरा हुआ था लेकिन दिल भारी था। प्रेम ने धीरे धीरे खाते हुए सिर उठाकर पूछा, माँ, लोग मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, प्रेम का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। हर कोई नहीं समझता बेटा, लोग उससे डरते हैं जिसे वे नहीं जानते। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन लोग देखेंगे कि तुम एक ऐसे लड़के हो जो दूसरों से प्यार करना जानता है, पढ़ना जानता है और एक अच्छा जीवन जीना जानता है। अगले दिन वह प्रेम को स्कूल ले गई और दिव्या मैडम से मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने दोनों माँ बेटे का शिक्षक कक्ष में स्वागत किया। उन्होंने कल की घटना के बारे में बताया। उनकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था। मैं इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहती, बस चाहती हूँ कि आप उस बच्चे पर नज़र रखें। वह सच में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा घूरा और ताना मारा जाता है। उसे बहुत दुख होता होगा। दिव्या मैडम ने सुना सिर हिलाया। उन्होंने वादा किया कि वह विजय और पूरी कक्षा से अलग से बात करेंगी। उस शाम दिव्या मैडम मंच पर खड़ी हुई। उनकी आवाज़ शांत और गर्म थी। जो चीज़ें हम सुनते हैं ज़रूरी नहीं कि वे सच हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रेम के सगे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक माँ है जिसने उसे बहुत अच्छे से पाला पोसा और सिखाया है। वह इस कक्षा का, इस समुदाय का एक हिस्सा है। पूरी कक्षा चुप हो गई। विजय ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से फुसफुसाया, प्रेम, मुझे माफ़ कर दो। हालांकि यह आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन प्रेम के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, बस अपनी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। तब से चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगीं। प्रेम को अब कोई नहीं चढ़ाता था, उसे अलग थलग नहीं किया जाता था। एक दिन आशा ने प्रेम को अपने घर खेलने के लिए भी बुलाया। आशा की माँ ने प्रेम को देखा तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और नाश्ता दिया। हालांकि उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने प्रेम को बरामदे में ध्यान से अपने जूते उतारते और विनम्रता से झुककर नमस्ते करते देखा, तो उनकी नज़रें नरम हो गईं। यह छोटी छोटी आदतें शांति माँ से आई थीं और न जाने कब प्रेम के खून में मिल गई थीं। उस महीने के अंत में स्कूल ने एक कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। दिव्या मैडम ने प्रेम को भाग लेने का सुझाव दिया। पहले तो प्रेम ने मना कर दिया, उसे हकलाने का, लोगों के हौसले का डर था। लेकिन घर पर शांति अम्मा ने उसे प्रोत्साहित किया, तुम हर रात मुझे कहानियाँ सुनाते हो, अब बस वही कहानी बहुत से लोगों के सामने सुनानी है। कुछ रातों के अभ्यास के बाद प्रेम स्कूल के आंगन के मंच पर चढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसने एक पतंग के बारे में बताया जिसकी डोरी टूट गई थी और वह बहुत दूर उड़कर एक पेड़ की टहनी में फंस गई थी। लेकिन फिर किसी ने ध्यान से चढ़कर उसे धीरे धीरे उतारा और पतंग को वापस ले आया। वह व्यक्ति मेरी माँ थी, जिसने मुझे तब पाया जब मैं अपना रास्ता भटक गया था। पूरा स्कूल का आंगन चुप था। कुछ शिक्षिकाओं ने अपने आंसू पोंछे। प्रधानाध्यापिका ने प्रेम को प्रथम पुरस्कार दिया, इसलिए नहीं कि कहानी सबसे अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि यह सबसे सच्ची थी और सुनने वालों के दिलों को छू गई थी। उस शाम शांति अम्मा ने प्रेम को स्कूल के गेट पर इंतज़ार करते हुए पाया। उनके हाथ में शकरकंद के पत्तों का एक गुच्छा था और पैरों में घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलें थीं। प्रेम दौड़कर आया और अपनी ट्रॉफ़ी दिखाई। माँ, मुझे पुरस्कार मिला है। वह हैरान रह गई और फिर एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। वह कुछ नहीं कह सकी, बस प्रेम को अपनी बाहों में भर लिया। उनके कांपते हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। शाम की हल्की हवा दोनों माँ बेटे के बालों से गुजरी, साथ में उन छोटे छोटे सपनों को भी ले गई जो सबसे सरल चीज़ों से धीरे धीरे बड़े हो रहे थे।
जिस दिन से प्रेम ने कहानी सुनाने का पुरस्कार जीता, शांति अम्मा बहुत खुश थीं। बाजार में जो भी पूछता वह मुस्कुराकर बताती, मेरे घर का लड़का है, उसे कहानी सुनाने में पहला पुरस्कार मिला है। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साहसी होगा। लोग सुनकर मुस्कुराते, कुछ सिर हिलाते, कुछ बस जीभ चटकाकर चले जाते, लेकिन उनके दिल में यह बदलाव उस छोटे से घर में एक टिमटिमाती रोशनी की तरह था, जो कभी ठंडा और वीरान था। समय बीतता गया। प्रेम जितना बड़ा होता गया उतना ही समझदार होता गया। वह नियमित रूप से स्कूल जाता, घर आकर माँ की खाना बनाने, सब्जियाँ सींचने और आंगन साफ करने में मदद करता। एक बार रसोई में काम करते हुए उनकी पैर में मोच आ गई। प्रेम घबराकर पड़ोसी रमेश चाचा को बुलाने भागा, जिन्होंने पट्टी बांधी। उसके बाद वह दलिया बनाने, पत्ते लगाने और पूरी रात उनकी देखभाल करने में लगा रहा। शांति अम्मा ने उसे गहर नाव देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इस लड़के को पालना सचमुच व्यर्थ नहीं गया। लेकिन शांति ज़्यादा देर नहीं टिकी, फिर से तूफान आ गया। एक दिन सुबह सुबह पंचायत का एक अधिकारी घर पर आया। शांति अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि श्री वर्मा खड़े हैं, हाथ में कुछ कागज़ लिए हुए हैं। उन्होंने धीरे से कहा, हम रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं और देखा है कि प्रेम के कागज़ पूरे नहीं हैं। आपको जानकारी का मिलान करने के लिए पंचायत आना होगा। यह सुनकर शांति अम्मा थोड़ी कांप गईं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को हमेशा अपने दिल से पाला था। उनके पास गांव के एक शिक्षक द्वारा लिखे गए एक हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई कागज़ नहीं था। वह जल्दी से अधिकारी के साथ पंचायत गई, साथ में पुरानी राशन कार्ड और कुछ स्कूल के प्रशंसा पत्र भी ले गईं। कार्यालय में एक युवा महिला अधिकारी ने रिकॉर्ड की जांच की और फिर कहा, बिना कानूनी कागजात के पालन पोषण की फिर से समीक्षा करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कानूनी संरक्षक का प्रमाण पत्र भी नहीं है। उस सपाट आवाज़ ने शांति अम्मा की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ा दी। उस दिन घर लौटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रेम ने पूछा कि माँ इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस पीठ में थोड़ा दर्द है। लेकिन उस रात वह सो नहीं सकीं, करवटें बदलती रहीं। अगर एक दिन लोग प्रेम को यह कहकर ले गए कि उन्हें उसे रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो वह कैसे जिएंगी? प्रेम कैसे जिएगा? उसका तो कोई और नहीं है। अगली सुबह वह आधिकारिक तौर पर बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन करने के लिए जिले गईं। लोगों ने बताया कि उन्हें प्रेम के मूल का प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन प्रेम को किसने जन्म दिया था, कहाँ, यह वह भी नहीं जानती थी। बस उसे सालों पहले मंदिर के गेट के सामने छोड़ा हुआ पाया था। उन्होंने मंदिर जाकर पूछा। अब यहाँ के पुजारी बदल गए हैं, नए पुजारी के पास पुराने कागज़ नहीं हैं। फिर से निराशा, फिर से खाली हाथ लौटना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पुराने शिक्षक को ढूंढा जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनसे एक नया प्रमाण पत्र लिखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पंचायत के लोग बहुत युवा हैं, वे पुरानी बातें नहीं जानते। मुझे डर है कि यह भी मुश्किल होगा। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आवाज़ हवा की तरह धीमी थी। जानती हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं किया तो बाद में उसे सचमुच खो दूँगी। एक हफ्ते बाद पंचायत के अधिकारी ने उन्हें बुलाया और कहा कि उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन अगर समय सीमा तक कोई कागज़ नहीं हुआ तो प्रेम को बाल गृह भेज दिया जाएगा। यह सुनकर वह जैसे टूट गईं। घर आकर वह बरामदे में चुपचाप बैठी रहीं। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। प्रेम ने उन्हें चुप देखा, समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह उनके बगल में बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, क्या वे लोग मुझे आपके साथ नहीं रहने देंगे? वह मुड़ी। पहली बार उन्होंने टालमटोल नहीं किया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो भी तुम्हें मजबूत रहना होगा, समझे? लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्रेम ने उन्हें गले लगा लिया। पहली बार वह रोया, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा, आप ही मेरी माँ हैं। उस रात प्रेम सो नहीं सका। उसे माँ के साथ खाए हुए भोजन, उनकी हौंसी, उनकी प्यार भरी
डांट और हर बार बुखार होने पर उसकी पीठ सहलाने वाले उनके दुबले पतले हाथ याद आए। उसने कुछ करने का फैसला किया। अगली सुबह उसने एक छोटा सा कागज़ लिया और एक छात्र की लिखावट में एक आवेदन लिखा। मेरा नाम प्रेम है। मैं अपनी माँ शांति के साथ रहना चाहता हूँ। माँ ने मुझे बचपन से पाला है। वह मुझसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती हैं। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा, अच्छी पढ़ाई करूँगा और कुछ भी गलत नहीं करूँगा। उसने यह प्रधानाध्यापिका को दिया। वह भावुक हो गई। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, मैं ऐसे पंचायत भेजूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक हफ्ते बाद पंचायत के अधिकारी वापस आए। इस बार अकेले नहीं बल्कि ज़िले से भी कोई साथ था। वे जांच करने आए थे। उन्होंने पड़ोसियों से, शिक्षक से और गांव के बूढ़े शिक्षक से भी पूछा। सबने प्रेम और शांति अम्मा के बारे में अच्छी बातें कहीं। उन्होंने माँ बेटे के गहरे रिश्ते को देखा, उस आज्ञाकारी समझदार बच्चे को देखा और उस कमज़ोर लेकिन मजबूत महिला को देखा। अंत में वे मूल जन्म प्रमाण पत्र के बिना भी उन्हें कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया करने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि यह एक विशेष मामला था। समुदाय की सहमति के कारण और क्योंकि सरकार समझती थी कि हर प्यार को सच होने के लिए कागजात की ज़रूरत नहीं होती। शांति अम्मा पंचायत कार्यालय में बैठी थी। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कांपता हाथ कलम पकड़े हुए था, लेकिन उनका दिल हल्का था। बाहर प्रेम इंतज़ार कर रहा था। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा सुबह की तरह चमक रहा था। जिस दिन से प्रेम को आधिकारिक तौर पर शांति अम्मा का कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बेटा माना गया, उसके दिल से जैसे एक बोझ उतर गया। उसे अब ये डर नहीं था कि किसी सुबह उठने पर लोग उसे ले जाएंगे। शांति अम्मा भी वैसी ही थी। हर बार जब वह छोटी सी वेदी पर रखे प्रमाण पत्र को देखती तो वह चुपचाप भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने माँ बेटे पर दया की। उस साल गर्मियों में स्कूल ने मेधावी छात्रों के लिए जिले में एक पिकनिक का आयोजन किया। प्रेम को कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। वह बहुत उत्साहित था। यह पहली बार था जब वह गांव से दूर जा रहा था। जाने से एक कोनी बास्ता दिन पहले शांति अम्मा ने चावल के गोले बनाए, कुछ अंडे उबाले और प्रेम के हाथ में थमा दिए। जाओ मज़े करो, घर की चिंता मत करना, माँ यहाँ है। प्रेम चला गया। शांति अम्मा बरामदे में बैठी रहीं। उनकी आंखें बस स्टॉप की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी थीं। हालांकि वह जानती थीं कि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन उनका दिल खाली खाली सा था। उन्होंने उस छोटे लड़के के कपड़े निकालकर फिर से धोए, ध्यान से रस्सी पर सुखाए और आस्तीन की सिलवटों को ऐसे सीधा किया जैसे वह उसके गाल सहला रही हो। उस यात्रा में प्रेम ने न केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा की बल्कि कई लोगों से भी मिला। समूह में शहर से एक डॉक्टर थे जो छात्रों की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वेच्छा से आए थे। जब उन्हें पता चला कि प्रेम को बचपन में गंभीर निमोनिया हुआ था तो डॉक्टर ने कहा, अगर तुम बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। प्रेम बस सिर हिला सका। उसके दिल में एक नया सपना अंकुरित हो रहा था। घर आकर प्रेम ने अपनी माँ को हर छोटी बड़ी बात बताई। शांति अम्मा चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें आग की चिंगारी की तरह चमक रही थीं। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं उन डॉक्टरों की तरह बीमारों का इलाज करना चाहता हूँ जिन्होंने बचपन में मेरी मदद की थी। उन्होंने सिर हिलाया। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा समर्थन करूँगी, लेकिन तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा। तब से प्रेम और भी मेहनत से पढ़ने लगा। हर सुबह वह जल्दी उठता, आंगन में झाड़ू लगाता, माँ की खाना बनाने में मदद करता और फिर साइकिल से स्कूल जाता। शाम को घर आकर फिर से पढ़ाई करता। कभी कभी बिजली चले जाने पर मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। शांति अम्मा पहले से कहीं ज़्यादा मेहनती हो गईं। उन्होंने सहकारी समिति से और अधिक झाड़ू बनाने और टोकरियां बुनने का काम ले लिया। गांव के लोग ध्यान देने लगे। प्रेम बहुत होशियार है,
और बहुत आज्ञाकारी भी। शांति अम्मा ने एक गुणी बेटे को पाला है। ये तारीफ़ें उनके कानों में घंटी की तरह बजतीं, जिससे सालों का दुख कम हो जाता। एक दिन स्कूल ने घोषणा की कि ज़िले स्तर पर एक मेधावी छात्र प्रतियोगिता होगी। शिक्षिका ने जीव विज्ञान विषय के लिए प्रेम का नाम प्रस्तावित किया। प्रेम हिचकिचाया। मुझे डर है कि मेरे पास तैयारी के लिए पर्याप्त किताबें नहीं हैं। शिक्षिका मुस्कुराई, मैं तुम्हें सामग्री दूंगी, तुम्हें बस घर पर मेहनत करनी है। प्रेम अपनी माँ के साथ मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठा एक एक पन्ना पढ़ता। वह नहीं समझती थी कि जीव विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी प्रेम को बुदबुदाते हुए सुनती रही और बीच बीच में सिर हिलाती। हाँ, बहुत होशियार है। वे रातें प्यार से भरी थीं। साधारण लेकिन गर्म परीक्षा के दिन शांति अम्मा प्रेम के साथ बस स्टॉप पर गईं। उसके हाथ में दाल चावल का एक पैकेट और एक केले का केक थमा दिया ताकि उसे ताकत मिले। याद रखना है ना, प्रेम ने उनका हाथ पकड़ा, सिर हिलाया और मन ही मन वादा किया कि वह अच्छा करेगा ताकि माँ खुश हो। भोर से ही शांति अम्मा उठ गई, चूल्हा जलाया, पानी उबाला और प्रेम के परीक्षा से लौटने का इंतज़ार करने लगी। आज उन्होंने खेत में काम नहीं किया, नहीं झाड़ू बांधी। उनके हाथ बस एक पुराने तौलिए को घुमाते रहे और उनकी आंखें गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी थीं। जब दूर से प्रेम की सिलुएट दिखाई दी, उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन चेहरा खिला हुआ था। शांति अम्मा ने राहत की सांस ली। प्रेम आंगन में आया, अपने बस्ते से एक कागज़ निकाला और गर्व से बोला, माँ, मैंने सब कर दिया। वह खुशी से मुस्कुराई, अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका दिल बादलों की तरह हल्का था। उस पूरी दोपहर उन्होंने मूंग दाल का हलवा बनाया और पड़ोस के बच्चों को जश्न मनाने के लिए बुलाया। प्रेम दोस्तों के बीच बैठा परीक्षा की कहानियाँ सुना रहा था कि कैसे प्रश्न पत्र कठिन था, कैसे निरीक्षक दयालु थे। छोटे बच्चे अपनी आंखें फाड़े हुए सुन रहे थे, जैसे वे हर शब्द को निगल रहे हों। हर कोई प्रेम की तारीफ कर रहा था। कितना होशियार है, कितना अच्छा है। शांति अम्मा एक तरफ खड़ी मुस्कुराती रहीं। उनकी आंखों में एक शांति की चमक थी। कुछ दिनों बाद कक्षा की शिक्षिका घर आईं। एक कप चाय पीने और शांति अम्मा का हालचाल पूछने के बाद उन्होंने अपने बैग से कुछ कागज़ निकाले और कहा, प्रेम ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत खुश हूँ। एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि शहर के एक स्कूल में गरीब और मेधावी छात्रों के लिए एक आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। अगर प्रेम चुना जाता है तो वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएगा, छात्रावास में रहेगा और उसे किताबें, फीस और यहाँ तक कि भोजन के लिए भी सहायता मिलेगी। यह सुनकर शांति अम्मा जैसे सुन्न हो गईं। उनके हाथ कसकर कपड़े के किनारे को पकड़ लिए। उनकी आंखें धूप से भरे आंगन को देख रही थीं। शिक्षिका ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि आप प्रेम को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती हैं, लेकिन यह मौका बहुत कीमती है। यह उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। शांति अम्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैं समझती हूँ। मैं उससे पूछूंगी। उस रात खाना खाने के बाद उन्होंने प्रेम को बुलाया। दोनों माँ बेटा बरामदे में बैठे थे। घर के पीछे केले के पेड़ों से हल्की हवा बह रही थी। टीचर कह रही थी कि तुम्हें छात्रवृत्ति मिली है। शहर जाकर पढ़ने के लिए वहाँ कोई तुम्हारी देखभाल करेगा। क्या तुम जाना चाहते हो? प्रेम ने उन्हें देखा। उसकी आंखें गोल और हैरान थीं। अगर मैं चला गया तो आप अकेली रहेंगी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं अभी भी मजबूत हूँ। जब तक तुम पढ़ सकते हो मैं सब कुछ सह लूँगी। प्रेम ने सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने हवा की तरह धीरे से कहा, मैं पढ़ने जाऊँगा लेकिन मैं वापस आऊँगा। आप चिंता मत करना। शांति अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। उस रात वह करवटें बदलती रहीं। छोटा सा घर हर रात की तरह शांत था, लेकिन उनका दिल बेचैन था। हर बार जब वह सोचती कि सुबह उठने पर प्रेम की किताबें पलटने की आवाज़ नहीं होगी, माँ कहने वाली उसकी चंचल आवाज़ नहीं होगी,
तो उन्हें एक खालीपन महसूस होता। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें मजबूत होना होगा। लड़का बड़ा होने के लिए जा रहा है। कुछ दिनों बाद प्रेम ने अपना सामान पैक किया। बस कुछ जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और एक जोड़ी चप्पलें। उन्होंने उसके लिए कुछ सूखे केले के चिप्स, एक बोतल अचार पैक किया और उसे अच्छी तरह से समझाया कि वहाँ जाकर समय पर खाना खाना। अगर कुछ भी हो तो मुझे पत्र लिखना। बस स्टॉप के रास्ते में दोनों माँ बेटा चुप थे। बस पहियों की खड़खड़ाहट और सड़क के किनारे बांस के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब बस चलने वाली थी, प्रेम ने उनका हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, माँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैं पढ़ाई करके वापस आऊँगा और आपके लिए एक अच्छा घर बनाऊँगा। बस चल पड़ी। शांति अम्मा अकेली खड़ी रह गईं। हवा ने उनके भूरे घिसे हुए कुर्ते को उड़ा दिया। उन्होंने उस बस को मोड़ के पीछे गायब होते देखा। उनकी आंखें धूप से या आंसुओं से धुंधली हो गईं, कोई नहीं जानता। शहर के बोर्डिंग स्कूल में पहले दिन प्रेम का दिल एक अजनबी स्कूल के आंगन में गिरे पत्ते की तरह भारी हो गया। सब कुछ नया था। ऊंची कक्षाओं की इमारतें, छात्रों से खचाखच भरा भोजन कक्ष और बिस्तरों से भरा छात्रावास। हर घंटे की शुरुआत में बजने वाली घंटी भी अजीब थी। वह छोटा सा गांव का लड़का जिसके कपड़े कंधों से घिस चुके थे, शहर के उन दोस्तों के बीच अजीब महसूस कर रहा था जो साफ सुथरे बोलते थे और जिनके बस्ते व्यवस्थित थे। लेकिन प्रेम ने खुद को हार मानने नहीं दिया। माँ ने मुझे यहाँ तक पाला है, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। कक्षा में कई नए विषय थे, शिक्षक सख्त थे और होमवर्क बहुत ज़्यादा था। प्रेम लगभग हमेशा पुस्तकालय में तब तक रहता था जब तक कि बत्तियां बंद न हो जाएं। पहले कुछ दिन उसने छात्रवृत्ति से मिले हर पैसे को बचाया। जब भी भोजन कक्ष में कोई थोड़ी अलग डिश होती तो उसे घर पर ठंडे चावल के साथ पालक का सूप, हमेशा जलता हुआ चूल्हा और सुबह शाम शांति अम्मा की खटपट की आवाज़ याद आती। रात में जब सब सो जाते, प्रेम एक खाली कागज़ निकालता और माँ को पत्र लिखता। लंबा पत्र नहीं, बस कुछ पंक्तियाँ। माँ, मैं ठीक से खा रहा हूँ, यहाँ घर से ज़्यादा ठंड है। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा। पत्र को सावधानी से मोड़ा पुराने टेप से चिपकाया और कक्षा शिक्षक के माध्यम से गांव भेज दिया। शांति अम्मा की तरफ। जिस दिन से प्रेम दूर पढ़ने गया था, छोटा सा घर अजीब तरह से शांत हो गया था। हर भोजन में वह कम खाना बनाती थी, लेकिन फिर भी आदत से एक और कटोरी निकाल कर रख देती और फिर अचानक याद आता। वह अक्सर शाम को बरामदे में बैठती, हाथ में एक नोटबुक लेकर खर्चों बुनी हुई झाड़ुओं और प्रेम द्वारा भेजे गए पत्रों से कुछ छोटी पंक्तियों को लिखती। प्रेम ने पत्र भेजा। ठीक है, कहता है, माँ की याद आती है। एक दिन परिचित डाकिया एक नया पत्र लेकर आया। वह बहुत खुश हुई, कांपते हाथों से उसे खोला और हर शब्द को ऐसे पढ़ा जैसे उन्हें डर हो कि बेटे की आवाज़ खो जाएगी। पत्र में प्रेम ने बताया था कि उसे जीव विज्ञान में राज्य स्तरीय मेधावी छात्र टीम के लिए चुना गया है। अगर मुझे पुरस्कार मिला तो माँ खुश होंगी ना। आखिरी पंक्ति ने उन्हें आंसुओं में हंसा दिया। बिल्कुल, मेरा बेटा है। परीक्षा के दिन प्रेम ने कक्षा की शिक्षिका द्वारा दी गई एक साफ सफ़ेद कमीज़ पहनी और गांव के बांस की तरह मजबूत दिल से परीक्षा देने गया। प्रश्न पत्र कठिन था, लेकिन वह घबराया नहीं। मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई की रातें माँ के साथ, धान सुखाने, बाजार जाने, आंगन साफ करने के दिन, सब कुछ ताकत बन गया और हर अक्षर में जान डाल दी। परिणाम स्वरूप प्रेम ने पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और माता पिता को आमंत्रित किया। शांति अम्मा पहले तो हिचकिचाईं, लेकिन पुरानी शिक्षिका के प्रोत्साहन पर वह शहर गईं। प्रेम के पिता की मृत्यु के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने गांव से बाहर कदम रखा था। बस ऊबड़ खाबड़ थी और सड़क लंबी थी, लेकिन वह घबराई नहीं। बेटा माँ का इंतज़ार कर रहा है, उन्होंने मन ही मन सोचा। जब वह स्कूल पहुँची तो समारोह शुरू हो चुका था।
प्रेम सफ़ेद कमीज़ पहने मंच पर प्रशंसा पत्र प्राप्त कर रहा था। जब उसने उन्हें अंदर आते देखा तो वह रो पड़ा। सिर झुकाकर बोला, यह मेरी माँ है। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शांति अम्मा धीरे धीरे मंच पर चढ़ीं, अपने बेटे को गले लगा लिया। उनके होंठ कांप रहे थे। बहुत बढ़िया बेटा। सम्मान समारोह के बाद शांति अम्मा एक दिन के लिए शहर में रुकीं प्रेम की पुरानी शिक्षिका के घर पर। उस रात दोनों माँ बेटा एक छोटे से बिस्तर पर सोए। प्रेम ने अपना हाथ सिर के पीछे रखा और स्कूल और दोस्तों की कहानियाँ सुनाता रहा। शांति अम्मा चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। गांव का वह लड़का अब उनसे आधा सिर लंबा हो गया था। उसका चेहरा कुछ कठोर हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी वही कोमलता थी जो केवल उनके लिए थी। अगली सुबह प्रेम उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आया। बस में चढ़ने से पहले उन्होंने उसके हाथ में केले के चिप्स का एक छोटा पैकेट थमा दिया। यह माँ ने बनाया है कक्षा में, अपने दोस्तों के साथ बांट लेना। प्रेम मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बस में बैठकर गांव वापस चली गई। उनका दिल हल्का और खाली दोनों था। लेकिन जब वह बड़ी ढलान से गुजरी और खिड़की के बाहर फैले पहाड़ों को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराई। मेरे घर का छोटा लड़का गांव की सड़क से बहुत आगे निकल गया है, उस पुरानी नाव से भी आगे जो कभी लकड़ी ढोती थी। घर पहुंचकर शांति अम्मा ने और बड़ी झाड़ू बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के लोगों को जब पता चला कि प्रेम ने राज्य स्तर पर पुरस्कार जीता है तो सब हैरान रह गए। बाज़ार में सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने उनकी अच्छी परवरिश की तारीफ़ की। इमली के पेड़ के नीचे चाय पीते हुए बूढ़े लोगों ने कहा, प्रेम बहुत गुणी है। ऐसा बच्चा आभारी होता है, अपनी जड़ों को नहीं भूलता। शांति अम्मा सुनकर बस मुस्कुराती। उनके हाथ अभी भी तेज़ी से रस्सी बांध रहे थे और उनकी आंखें अभी भी सामने के आंगन पर टिकी थीं, जहां हर शाम वह प्रेम के स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती थी। बारिश का मौसम आया। एक दिन अचानक तूफान आया। गांव के पेड़ झुक गए और शांति अम्मा के घर की फूस की छत का एक कोना उड़ गया। उस रात घर में पानी भर गया। उन्हें पुराने बक्से को जिसमें कागज़ थे गले लगाकर बैठना पड़ा। डर था कि प्रेम के भेजे पत्र भीग जाएंगे। अगली सुबह सफाई ख़त्म करते ही उन्होंने गली के डो में किसी के बुलाने की आवाज़ सुनी। यह पंचायत का अधिकारी था। वे एक सूचना पत्र लेकर आए थे। प्रेम को पूरे राज्य के उत्कृष्ट छात्र कार्यक्रम के लिए चुना गया था। उसे एक विशेष स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलेगा और साथ ही विदेश में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का भी अवसर मिलेगा। शांति अम्मा स्तब्ध रह गईं। उन्हें नहीं पता था कि विदेशी छात्रवृत्ति क्या होती है। बस इतना पता था कि उनका बेटा फिर से और दूर जाने वाला है। जब अधिकारी ने समझाया तो उन्होंने बस सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में जैसे किसी ने एक पुरानी पानी की धारा खोल दी हो, जो खुशी और डर दोनों से भरी थी। कुछ दिनों बाद प्रेम ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में उत्साह था। उसने प्रधानाचार्य के बारे में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के प्रतिनिधिमंडल के बारे में जो छात्रों का चयन करने आए थे और कैसे उसके दोस्त उसकी प्रशंसा कर रहे थे, यह सब बताया। वह सुनती रहीं, सिर हिलाती रहीं। उनका दिल खुशी से भर गया। लेकिन जब प्रेम ने कहा, अगर मैं चुना गया तो मैं कुछ साल विदेश में पढ़ूंगा माँ, क्या आप सह लेंगी? तो वह ठहर गई। उस रात वह करवटें बदलती रहीं। उन्हें वे शुरुआती साल याद आए जब उन्होंने प्रेम को नदी के किनारे पाया था। वह छोटा सा बच्चा बीमार गंदा था और उसके रोने की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने उसे घर लाकर बोलना सिखाया, चलना सिखाया और सही तरीके से जीना सिखाया। अब वह बड़ा हो गया था, ऊंची उड़ान भर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन कहा, पक्षी को उड़ना ही होता है, बस वह अपना घोंसला याद रखे। अगली सुबह वह बाज़ार गई और एक अच्छा कपड़ा खरीदा। हालांकि उनकी बचत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रेम के लिए एक सभ्य पूरी आस्तीन का कुर्ता सिलवाया ताकि वह बाहर जाकर अपने दोस्तों के बराबर लगे। कपड़े का थैला हाथ में लिए वह पुराने गांव के स्कूल के गेट से गुजरी।
जहाँ प्रेम ने कभी अपना पहला अक्षर लिखा था। उन्होंने पुराने साइन बोर्ड को देखा, उनका दिल भावनाओं से भर गया। किसने सोचा था कि इस गांव के कोने में, इस छोटे से स्कूल से एक बच्चा दूर क्षितिज तक जाएगा। प्रेम को विदेश ले जाने वाली उड़ान एक उदास सुबह में रवाना हुई। आसमान बादलों से भरा था, जैसे किसी को विदा करते हुए किसी का दिल शांति। अम्मा साथ नहीं जा सकी। बस अंतर राज्यीय बस स्टॉप तक गईं। प्रेम को अपना बैग लिए उसकी लंबी दुबली पतली सिलुएट को बस के दरवाजे में गायब होते देखा। वह बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रहीं, अपने हाथ से सिले हुए कपड़े के थैले को कसकर पकड़े हुए, जिसमें कुछ चीज़ें थीं जो प्रेम भूल गया था। एक छोटा रुमाल जिस पर पी अक्षर कढ़ाई किया हुआ था, और एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर कुछ चीज़ें लिखी थीं जो उन्होंने उसे याद दिलाई थीं कि अगर वहाँ सस्ता हो तो खरीद ले। घर लौटकर शांति अम्मा ने दरवाज़ा खोला। घर अचानक बहुत बड़ा और खाली लग रहा था। लकड़ी की वह कुर्सी जिस पर प्रेम बैठकर पढ़ता था अभी भी वहीं थी। किताबें करीने से रखी हुई थीं और कुछ घिसी हुई पेंसिलें एक जार में ध्यान से रखी हुई थीं। वह बैठ गईं, एक कप पुरानी चाय डाली और उनकी आंखें खिड़की से बाहर दूर तक देखने लगीं। उस दिन से उन्होंने एक नई आदत बना ली। सुबह जल्दी उठकर पानी उबालना, अपने पूर्वजों की वेदी पर धूप जलाना, फिर बरामदे में झाड़ू लगाना, हर ईंट को साफ करना, जैसे कि प्रेम किसी भी समय वापस आ जाएगा। प्रेम के विदेश में पढ़ने की खबर पंचायत ने सूचना बोर्ड पर लगा दी थी। गांव के बच्चे हवाई अड्डे पर सूट में खींची गई उसकी तस्वीर को देखकर हैरान थे। शांति अम्मा का बेटा बहुत होशियार है। किसी ने कहा, शांति अम्मा की किस्मत अच्छी है, बिना जन्म दिए एक गुणी और होशियार बेटा मिला। वह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बस वह धीरे से मुस्कुराती, न दिखावा करती न छिपाती, बस चुपचाप अपना रोज़ का काम करती रहती, जैसे कि यह खुशी बहुत स्वाभाविक हो। समय के अंतर के बावजूद प्रेम हर हफ्ते उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करता, कभी कभी बस कुछ मिनटों के लिए, लेकिन वह बहुत खुश होती। फ़ोन पर बेटे की आवाज़ दूर से भी गर्म लगती। प्रेम पढ़ाई के बारे में, दोस्तों के बारे में और पहली बार बर्फ़ देखने के बारे में बताता। वह पूछती, क्या बहुत ठंड है बेटा? प्रेम जवाब देता, हाँ माँ, ठंड है, लेकिन जब आपकी याद आती है तो गर्मी आ जाती है। वह सुनकर मुँह ढककर हंसती। उनकी आँखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे उन्होंने प्रेम के स्कूल द्वारा भेजे गए स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना सीख लिया। गांव की एक शिक्षिका ने उन्हें बटन दबाना, सुनना और प्रेम द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखना सिखाया। एक बार उन्होंने गलती से वीडियो कॉल का बटन दबा दिया। जब बेटे का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया तो वो चौंक गई। उनके हाथ कांप रहे थे और मुंह से हकलाते हुए निकला, प्रेम। प्रेम हो क्या है भगवान, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। प्रेम मुस्कुराया, माँ आप कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर हैं। इस बात ने उन्हें पूरे हफ्ते खुश रखा। एक शाम शांति अम्मा आंगन में पत्ते साफ कर रही थी कि पंचायत से एक डाकिया आया। यह प्रेम का पत्र था। पत्र में प्रेम ने बताया था कि उसके प्रोफेसर ने उसे एक शोध सहायक के रूप में नियुक्त किया है और उसे एक बड़े सम्मेलन में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है। पत्र के अंत में प्रेम ने लिखा, माँ जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं वापस आकर अपने गांव में एक क्लिनिक खोलूँगा। मैं अपने गांव के लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करना चाहता हूँ, ताकि आपको और कोई चिंता न हो। उन्होंने पत्र पकड़ा, उनके दुबले पतले हाथ कांप रहे थे। उनका प्रेम, वह बच्चा जिसे सालों पहले कोई अपनाने को तैयार नहीं था, अब पूरे गांव के लिए एक अच्छा सपना लेकर आ रहा था। उन्होंने पत्र को मोड़ा, उसे वेदी पर रख दिया। बरामदे के बाहर हल्की हवा चल रही थी, जिसमें नई कटी हुई फसल की खुशबू थी। उन्होंने प्रेम की तस्वीर को देखा और बहुत धीरे से मुस्कुराई। अच्छे से पढ़ना बेटा, घर हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करेगा। गर्मियों की शुरुआत में एक शाम सूरज की हल्की रोशनी पुरानी छतों पर शहद की तरह बिखरी हुई थी।
शांति अम्मा बगीचे में कुछ क्यारियों को पानी दे रही थीं कि उन्हें गेट के बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। यह पंचायत की एक अधिकारी दिव्या थी। हाथ में कुछ कागज़ लिए हाँफते हुए आ रही थी। शांति अम्मा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शांति अम्मा ने पानी का पाइप नीचे रखा और बरामदे में आई। दिव्या ने उन्हें एक लाल मुहर वाला आधिकारिक पत्र दिया। केंद्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय ने प्रेम की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शोध छात्रों में से एक है और उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी थी कि अगर वह भविष्य में देश लौटता है तो वे उसे अपने गांव में एक सामुदायिक क्लिनिक खोलने में सहायता करेंगे। उन्होंने हर पंक्ति को पढ़ा और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें सारे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेम कुमार नाम साफ साफ देखा। सम्मान, विशेष सहायता जैसे शब्द देखे। वह समझ गईं कि उनके बेटे को लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगले दिन पंचायत के लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई, प्रेम कुमार एक मेडिकल स्नातक जो विदेश में पढ़ रहा है, जिले का एक अनुकरणीय छात्र है। जिन परिवारों के बच्चे विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रविवार की सुबह पंचायत भवन में प्रेम के साथ एक ऑनलाइन बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूरा गांव उत्साह से भर गया। दूर काम करने वाले लोगों ने फ़ोन करके पूछा। मोहल्ले के बच्चे एक साथ जमा होकर पूछने लगे, क्या तो प्रेम भैया सच में प्रसिद्ध हो गए हैं? बिल्कुल, वह जल्द ही एक डॉक्टर बनने वाले हैं और यहाँ हमारे लिए काम करने वाले हैं। शांति अम्मा बरामदे में बैठी थी। उनका दिल आधा खुश और आधा घबराया हुआ था। खुश थी क्योंकि प्रेम को पहचान मिल रही थी और घबराई हुई थी क्योंकि उन्हें इतने लंबे समय से लोगों की प्रशंसा भरी नज़रों की आदत नहीं थी। उन्होंने कभी उन्हें एक अजनबी की तरह देखा था। अब वे उन्हें डॉक्टर प्रेम की माँ कह रहे थे जिसने एक इंसान को बड़ा किया। वह बस मुस्कुराई, विनम्रता से कहा, ऊपर वाले की कृपा है मुझ पर कि मुझे एक गुणी बच्चा मिला। बातचीत के दिन उन्हें पहली पंक्ति में बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। बड़े और बच्चे दोनों थे। बड़ी स्क्रीन चालू हुई और प्रेम की तस्वीर दिखाई दी। वह थोड़ा दुबला हो गया था लेकिन उज्जवल दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रेम ने सभी को नमस्ते किया। उसकी आवाज़ पहले जैसी ही थी, शांत और बिना किसी दिखावे के। नमस्ते गांव वालों, नमस्ते माँ। मुझे गांव का मैदान याद है। मुझे हमारे घर के सुपारी के पेड़ की खुशबू याद है। मुझे याद है कि माँ कैसे मछली के साथ खट्टा सूप बनाती थी। हंसी की लहर दौड़ गई। शांति अम्मा ने अपना सीना पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। छोटे बच्चों ने एक दूसरे से फुसफुसाया, क्या डॉक्टर भी मछली खाते हैं? मेरी माँ भी ऐसा ही खट्टा सूप बनाती हैं। प्रेम ने अपनी यात्रा के बारे में बताया, बिना किसी लाग लपेट के। कभी कभी उसे गरीबी के कारण अपमानित किया गया। एक बार ठंड के कारण लगभग पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब भी वह कमज़ोर महसूस करता, प्रेम अपनी माँ के घर के बारे में सोचता। उस जगह ने प्रेम को भोजन, सोने की जगह और दिल से शिक्षा दी ना कि कर्तव्य से। सत्र के अंत में प्रेम ने कैमरे के सामने सिर झुकाया। शांति माँ, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। जिस दिन मैं वापस आऊँगा, माँ गली के डो में मेरा इंतज़ार करना। मेरे पास एक छोटा सा उपहार है जो मैंने बहुत समय से छिपा रखा है। पूरा हॉल भावुक हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह उपहार क्या है। बस उन्होंने देखा कि शांति अम्मा अपने आंसू पोंछ रही हैं। उनके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। बाहर पहाड़ की चोटी पर बादल छा रहे थे। मौसम की पहली बारिश की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में सूरज अभी भी चमक रहा था। गर्मियों के अंत के पास एक शाम शांति अम्मा मक्के का हलवा बनाने के लिए आग जला रही थीं कि उन्होंने गेट के सामने एक मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ सुनी। वह मुड़ने ही वाली थीं कि एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, माँ मैं घर आ गया हूँ। उन्होंने बर्तन छोड़ा, लगभग ढक्कन गिरा दिया और आंगन की ओर भागी। प्रेम वहाँ खड़ा था, कंधे पर बैग, हाथ में फलों का एक थैला, लंबा, धूप से सांवला लेकिन खिला हुआ चेहरा।
शांति अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर उस बेटे को गले लगा लिया जिसका उन्होंने इतने चांद तक इंतज़ार किया था। कोई सवाल नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक कसकर हाथ पकड़ना, एक प्यार भरी नज़र ही काफ़ी थी। उस रात पूरा मोहल्ला शांति अम्मा के घर ऐसे जमा हो गया जैसे कोई त्योहार हो। पड़ोस की महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई डॉक्टर प्रेम को देखना चाहता था। प्रेम ने विनम्रता से हर किसी को नमस्ते किया। उसकी आवाज़ अभी भी शांत थी। प्रेम ने विदेश की कहानियाँ, पढ़ाई की कहानियाँ और घर के खाने और गांव की रसोई के धुएं की महक की यादों के बारे में बताया। पूरा घर हौंसी से भर गया। एक साधारण लेकिन गर्मजोशी भरे भोजन के बाद प्रेम ने अपना बैग खोला, एक छोटा सा रेशम का थैला निकाला जिसके अंदर कुछ कागज़ और एक चाबी थी। माँ, यह ज़िले के शहर में मेरे द्वारा खरीदे गए नए घर के कागजात हैं। मैंने इसे आपके नाम पर किया है। बाद में अगर आप स्वास्थ्य केंद्र के पास रहना चाहती हैं ताकि जांच और आने जाने में आसानी हो तो हम वहाँ जा सकते हैं, और इस घर को हम ऐसे ही रखेंगे। मैं इसे गरीब गांव वालों के लिए मुफ्त क्लिनिक बनाने के लिए मरम्मत करवाऊंगा। शांति अम्मा ने चाबी पकड़ी और थोड़ी देर के लिए हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका पाला हुआ बेटा उनकी इतनी चिंता करेगा। न केवल भावनाओं से प्रेम ने दूर तक सोचा, पूरे गांव के लिए सोचा। उस रात जब सब चले गए, शांति अम्मा दरवाजे के पास बैठकर आसमान को देखने लगी जहां एक पतला दूज का चांद था। उन्होंने उस समय के बारे में सोचा जब प्रेम एक छोटा दुबला पतला बच्चा था जो रसोई के कोने में लेटा हुआ था। उस समय के बारे में सोचा जब उन्होंने एक एक कटोरी चावल बचाया, उसके पहनने के लिए कपड़े सिले, और अब वह बच्चा वापस आ गया था, एक पेड़ की तरह परिपक्व, मजबूत। प्रेम उनके बगल में बैठ गया, थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं लंबे समय तक यहीं रहने की योजना बना रहा हूँ। माँ, मैं इस घर की मरम्मत शुरू करने के लिए कुछ महीनों की छुट्टी ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जगह उन लोगों के लिए एक गर्मजोशी भरी जगह बन जाए जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आपने एक दिन मेरे दिल को गर्मजोशी दी थी। उन्होंने सिर हिलाया, उनकी आंखें अभी भी चांद पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद वह धीरे से हंसी, तो अब मेरे पास फिर से चिंता करने के लिए कुछ है। मुझे कुछ सब्जी की क्यारियाँ, कुछ मुर्गियाँ, कुछ बत्तखें तैयार करनी होंगी ताकि जो मरीज़ जांच के लिए आए उनके पास खाने के लिए दलिया हो। क्या हम उन्हें सिर्फ दवा देंगे और भूखा रखेंगे? दोनों माँ बेटा रात में हंसे। झींगुर की आवाज़, गर्मी की हवा दीवारों की दरारों से बह रही थी। रसोई के धुएं की महक सुपारी और मिट्टी की खुशबू में मिल गई, जैसे पूर्वजों की गांव की और कभी न मिटने वाली यादों की फुसफुसाहट हो। उस सुबह सूरज निकलते ही शांति अम्मा और प्रेम पुराने घर के सामने खड़े थे जिसकी मरम्मत चल रही थी। दीवारों पर नया प्लास्टर किया गया था, छत की टाइलें बदल दी गई थीं, आंगन में लाल ईंटें बिछाई गई थीं और अंदर 2 छोटे कमरों को क्लिनिक के रूप में डिज़ाइन किया गया था। गेट के सामने एक साधारण सा साइन बोर्ड लटका हुआ था, करुणा क्लिनिक, कोई शुल्क नहीं। शांति अम्मा एक बूढ़े बेर के पेड़ की छाया में एक बांस की कुर्सी पर बैठी थीं, हाथ में माला फेर रही थीं और आते जाते लोगों की कतार को देखकर मुस्कुरा रही थीं। कुछ बूढ़े लोग लाठी के सहारे थे, कुछ माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आई थीं और कुछ बीमार लोग झूले में लाए गए थे। वे सभी नीचे और ऊपर के मोहल्ले के लोग थे, कभी कभी तो दूसरे गांव से भी सुनकर आए थे। प्रेम ने सफ़ेद कोट पहना हुआ था, उसका चेहरा शांत था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति का रक्तचाप मापा, ध्यान से हर दवा की खुराक समझाई। उसने एक गिरे हुए बच्चे को धीरे से पट्टी बांधी और साथ ही पढ़ाई के बारे में पूछा। लोगों ने एक दूसरे को देखा, हर कोई हैरान था। शांति अम्मा का बेटा सचमुच अच्छा है और दयालु भी, किसी से पैसे नहीं लेता और शहर के अस्पताल के डॉक्टर की तरह बार बार समझाता है। दोपहर में शांति अम्मा एक बड़ा दलिया का बर्तन लेकर आईं। भुने हुए चावल के दलिया की खुशबू फैल गई। किसी ने कटोरे बांटने में मदद की, किसी ने बांस की कुर्सियां लगाईं
जिससे आंगन में एक बड़ा भोजन का आयोजन हो गया। उन्होंने कहा, जांच के बाद एक कटोरी खा लो ताकि पेट गर्म रहे, भूखे पेट दवा कैसे पचेगी। एक दुबली पतली बूढ़ी औरत ने एक चम्मच दलिया खाया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर प्रेम की ओर देखा और फिर शांति अम्मा की ओर मुड़ी। शांति माँ, एक समय था जब हमारे गांव ने आपसे कठोर शब्द कहे थे, फिर भी आज आप हमारी देखभाल अपने सगे बच्चों की तरह कर रही हैं। यह प्रेम भी इस गांव के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप दोनों मिले। शांति अम्मा ने अपने होंठ भींच लिए। उनका कांपता हाथ उस बूढ़ी औरत के कंधे पर रखा। कुछ समय ऐसा भी था जब मैं भी हार मान लेना चाहती थी, लेकिन सौभाग्य से प्यार और कर्तव्य के कारण हम इससे उबर गए। अब प्रेम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस शाम जब सब चले गए, प्रेम शांति अम्मा को खेतों में ले गया। खेतों में हरे धान की फसल लहलहा रही थी और हवा चल रही थी। दोनों माँ बेटा एक मेड़ पर खड़े होकर दूर पहाड़ों की ओर देख रहे थे। वहाँ एक समय था जब उन्होंने एक छोड़े हुए बच्चे को एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ उठाया था और उसे अपने बाकी जीवन से पाला था। प्रेम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ गैन गई, माँ, मैंने आपसे कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। आपने उस दिन मुझे अपनाने की हिम्मत कैसे की? वह हंसी। उनकी आंखें अभी भी दूर तक देख रही थीं, क्योंकि उस समय पूरा गांव भी मेरे खिलाफ था। मैं एक अकेले व्यक्ति की ठंड को समझती थी। जब मैंने तुम्हें छोड़ा हुआ देखा तो मैंने बस सोचा कि अगर मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगी तो कौन अपनाएगा। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं होना चाहिए। प्रेम ने सिर झुकाया। उसके आंसू उनके दुबले पतले हाथ पर गिरे। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ एक मंत्र की तरह गूंज रही थी, सभी दुखों, गलतियों और क्षमा के लिए। शांति अम्मा और प्रेम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे न केवल एक मार्मिक कहानी के रूप में सुनाते थे, बल्कि दया और प्रेम की शक्ति के प्रमाण के रूप में भी। माँ का घर, यह नाम अब गांव के आखिर में एक छोटा सा घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग एक ऐसी महिला को याद करते थे जिसने हार नहीं मानी, और एक ऐसे लड़के को जिसे कभी छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वह कई जिंदगियों में रोशनी लेकर आया है। शायद हम में से हर किसी ने इस कहानी में खुद को थोड़ा बहुत देखा है, या तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे गलत समझा गया, जिसे छोड़ दिया गया, या जिसने किसी को बिना किसी बदले की उम्मीद के अपनाया। शांति अम्मा और प्रेम की कहानी केवल एक अनाथ बच्चे की जीवन में अपनी जगह खोजने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह नफ़रत से करुणा तक, उदासीनता से सहानुभूति तक मानव हृदय की यात्रा भी है। आज के समाज में हम कभी कभी मतभेदों या पूर्वाग्रहों के कारण आसानी से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन शांति अम्मा जैसे चुपचाप काम करने वाले लोग हमें याद दिलाते हैं कि सही काम करते रहो, इसलिए नहीं कि लोग इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा अपना दिल कठोर नहीं होना चाहता। क्या आप कभी शांति अम्मा जैसे किसी से मिले हैं? क्या आप कभी किसी के दिल में खोए हुए बच्चे थे जिसे गले लगाने, जिसे बेटा कहने की उम्मीद थी? या क्या आप अपने दिल में कोई गर्मजोशी छिपाए हुए हैं जिसे आप देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? नीचे अपने विचार साझा करें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो एक टिप्पणी छोड़ें। आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कहानी कहाँ तक पहुँची है। और अगर आपको इस तरह की रोज़मर्रा की लेकिन भावनाओं से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली आपको बालिक की वीडियो न चूकें। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आपको हमेशा एक घर मिले, चाहे वह ईंटों का हो या प्यार का।